नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। तो आइए शुरू करते हैं 23 खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में आतंकवादी वित्तपोषण को रोकने के लिए तीसरे मंत्री स्तरीय सम्मेलन नो मनी फॉर टेरर को संबोधित किया। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में आतंकवाद को मिलने वाले धन पर रोक लगाने के लिए प्रभावी विचार विमर्श किया जा रहा है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कई देश अपनी विदेश नीति के तहत आतंकवाद का समर्थन करते हैं, वो उन्हें राजनीतिक, वैचारिक और वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। पीएम ने कहा, आतंकवाद के मददगारों की पहचान होना जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हमारे देश ने आतंकी विभीषिका का सामना बहुत पहले से किया है। दशकों से अलग अलग रूपों में आतंकवाद ने भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जिसकी वजह से हमने हजारों कीमती जानें गंवाई हैं। आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता की बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सभी आतंकी हमलों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पीएम ने कहा, सभी आतंकी हमलों के खिलाफ समान गुस्सा और समान कार्रवाई हो। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, एक समान एकीकृत रवैये से ही आतंकवाद को हराया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए एक व्यापक और सक्रिय प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया। सम्मेलन के पहले सत्र की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि आतंकवादी युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और वित्तीय संसाधन जुटाने के नए तरीके खोज रहे हैं, जिस पर तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद के वित्त पोषण को आतंकवाद से बड़ा खतरा बताते हुए कहा कि इसे किसी धर्म, राष्ट्रीयता या समूह से नहीं जोड़ा जा सकता है और न ही जोड़ा जाना चाहिए। 2 दिवसीय इस सम्मेलन में 72 देशों के 450 से ज्यादा प्रतिनिधियों और मल्टीनेशनल एजेंसियों के प्रमुख हिस्सा ले रहे हैं। 19 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। दिल्ली में एमसीडी के चुनावों को लेकर जारी घमासान के बीच आम आदमी पार्टी नई मुसीबत में घिरती दिख रही है। 2 दिन पहले ही टिकट बंटवारे के लिए पैसे लेने के आरोप में फंसी आम आदमी पार्टी के लिए शुक्रवार को बीजेपी ने नई मुसीबत पैदा कर दी। भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के नेता मुकेश गोयल को लेकर एक स्टिंग ऑपरेशन करने का दावा किया है, जिसमें वो एक जूनियर इंजीनियर से पैसे मांगते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि डीडी न्यूज इस स्टिंग ऑपरेशन के वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि जो स्टिंग जारी किया गया है उसमें आम आदमी पार्टी के नेता मुकेश गोयल नजर आ रहे हैं। ये नेता आपके संयोजक केजरीवाल के ही करीबी हैं, जिसे उन्होंने मध्य प्रदेश का प्रभारी भी बनाया है। स्टिंग का वीडियो जारी करने के साथ संबित पात्रा ने आप नेता मुकेश गोयल के बहाने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस भ्रष्टाचार की स्क्रिप्ट लिखने वाला और कोई नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल हैं, जो कट्टर भ्रष्ट पार्टी के भ्रष्टतम नेता हैं। बीजेपी के आरोपों और स्टिंग वीडियो को आप नेता मुकेश गोयल ने फर्जी करार दिया है। आप नेता ने कहा है कि वो आरोप लगाने वाले भाजपा नेताओं के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करेंगे। दिल्ली नगर निगम चुनाव की तैयारी में जुटी आम आदमी पार्टी के लिए ये खबरें किसी बड़े झटके से कम नहीं है। कट्टर ईमानदारी का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी के नेताओं पर एक के बाद एक भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन के वाइस चेयरमैन जैस्मिन शाह को पद से हटाने के आदेश दिए हैं। उपराज्यपाल ने जैस्मिन शाह पर राजनीतिक उद्देश्य के लिए पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। उपराज्यपाल ने जैस्मिन शाह को मिलने वाली सभी सरकारी सेवाओं और सुविधाओं पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन के वाइस चेयरमैन जैस्मिन शाह के दिल्ली स्थित ऑफिस को सील कर दिया गया है, जिससे कार्यालय में कोई प्रवेश न कर पाए। गुजरात विधानसभा चुनाव का प्रचार अब जोर पकड़ रहा है और शुक्रवार को बीजेपी ने पहले चरण की 89 सीटों पर धुआंधार चुनाव प्रचार की शुरुआत की। बीजेपी की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, 6 केंद्रीय मंत्री, 3 राज्यों के मुख्यमंत्री, 2 राज्य के उप मुख्यमंत्री समेत 15 राष्ट्रीय संगठन के नेता और मंत्री चुनाव प्रचार में कूदे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुजरात के नवसारी में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने विपक्ष को घेरते हुए कहा कि देश की राजनीति में जितनी भी पार्टियां सत्ता में आईं, उन्होंने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता अनुराग सिंह ठाकुर ने गुजरात में चुनावी प्रचार के दौरान कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस केवल टोपियों की राजनीति तक सीमित रहती है।
गुजरात के कच्छ में आयोजित एक जनसभा में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि केजरीवाल हैं बबूल का पेड़, केवल कांटे ही मिलेंगे। राहुल बाबा खरपतवार हैं, ये फसल ही खराब कर देंगे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुजरात के कच्छ जिले के अंजार में एक जनसभा में प्रधानमंत्री के नेतृत्व की तारीफ करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़कर भारत को आगे बढ़ा दिया है और 2029 तक हम दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। कांग्रेस के नेता भी प्रचार में लगे हैं। केंद्रीय नेताओं के साथ ही स्थानीय नेता प्रचार में लगे हैं। पार्टी की ओर से न केवल बीजेपी बल्कि आम आदमी पार्टी पर हमला किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी भी प्रचार के काम में लगी है। पार्टी के नेता घर घर जाकर प्रचार के काम में लगे हैं। गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को 2 चरणों में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की वीर सावरकर के बारे में की गई टिप्पणी को लेकर महाराष्ट्र में घमासान शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, शिंदे गुट के साथ ही एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने उनकी टिप्पणी की निंदा करते हुए पूरे राज्य में भारी विरोध प्रदर्शन किया। स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर पर राहुल गांधी के बयान पर महाराष्ट्र की राजनीति में संग्राम मचा हुआ है। शिवसेना शिंदे गुट की ओर से राहुल के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई गई है। शिकायत में कहा गया है कि राहुल ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का अपमान किया है और लोगों की भावनाएं आहत की हैं। बीजेपी भी इस मामले में राहुल के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। पार्टी के तमाम नेताओं ने कहा है कि राहुल ने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है उससे उनकी विचारधारा का पता चलता है। राहुल गांधी के बयान पर उनके गठबंधन सहयोगी उद्धव की शिवसेना भी नाराज है और उसने कहा है कि ऐसे बयानों से महाविकास अघाड़ी में फूट पड़ सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार को आगे बढ़ाने के लिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। इसी विजन को प्रतिबिंबित करने वाली एक अहम पहल के तहत काशी में 1 महीने तक चलने वाले कार्यक्रम काशी तमिल संगमम का आयोजन किया जा रहा है। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। तमिलनाडु और काशी देश के 2 सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन शिक्षा केंद्र हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य दोनों क्षेत्रों के अपने ज्ञान, संस्कृति और श्रेष्ठ प्रथाओं को साझा करने और एक दूसरे के अनुभव से सीखने का अवसर प्रदान करना है। काशी तमिल संगमम में दोनों क्षेत्रों के हथकरघा, हस्तशिल्प, ओडीओपी उत्पादों, पुस्तकों, वृत्तचित्रों, व्यंजनों, कला रूपों, इतिहास, पर्यटन स्थलों आदि की 1 महीने की प्रदर्शनी भी काशी में लगाई जाएगी। पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास की राह को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री कल अरुणाचल दौरे पर जाएंगे। प्रधानमंत्री पूर्वोत्तर क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के महत्वपूर्ण कदम के तहत अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में पहले ग्रीनफील्ड डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री ईटानगर में विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री 8,450 करोड़ रुपए से अधिक लागत से विकसित 600 मेगावाट कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पहले प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस के लॉन्च के साथ अंतरिक्ष में भारत ने नए युग की शुरुआत कर दी है। श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने देश का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस लॉन्च कर दिया है। 4 साल पुराने एक स्टार्टअप द्वारा विकसित रॉकेट के जरिए 3 उपग्रहों को कक्षा में शुक्रवार को सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया गया। विक्रम एस रॉकेट को हैदराबाद में स्थित स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा बनाया गया है, जिसके मिशन का नाम प्रारंभ रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को विश्व में अंतरिक्ष के क्षेत्र का अगुवा देश बनाने का आह्वान किया था और इसी क्रम में अंतरिक्ष के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भूमिका के विस्तार की दिशा में मोदी सरकार की इस सफल पहल को विक्रम एस के सफल प्रक्षेपण ने साकार किया है। राष्ट्रपति ने इस उपलब्धि पर ट्वीट करते हुए कहा कि देश के लिए गर्व का क्षण, भारत का पहला निजी तौर पर निर्मित रॉकेट विक्रम एस इसरो द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। ये भारत के वैज्ञानिक कौशल और हमारे निजी अंतरिक्ष उद्योग की क्षमताओं को प्रदर्शित करता है। इसरो, इन स्पेस और स्काई रूट को बधाई। गौरव के पल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा कि भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण के रूप में स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा विकसित रॉकेट विक्रम एस ने आज श्रीहरिकोटा से उड़ान भरी। ये भारत के निजी अंतरिक्ष उद्योग की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भारत की अंतरिक्ष के क्षेत्र में इस लंबी छलांग के गवाह बने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम की एक नई शुरुआत है और इसे अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक अनुकूल माहौल बनाने का बड़ा कदम बताया। स्काई रूट एरोस्पेस ने भी इस सफलता पर बधाई देते हुए ट्वीट किया और कहा, टीम स्काई रूट भारत के पहले निजी रॉकेट लॉन्च की आज की
ऐतिहासिक सफलता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन द्वारा लाए गए अंतरिक्ष सुधारों को समर्पित करती है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि राजदूत रुचिरा कंबोज ने गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के समान प्रतिनिधित्व पर G4 वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा परिषद में समान प्रतिनिधित्व 40 साल पहले महासभा के एजेंडे में शामिल किया गया था। उन्होंने कहा कि यह अफसोस की बात है कि 4 दशक बाद भी इस मुद्दे पर काम करने के लिए कुछ भी ठोस नहीं है। रुचिरा कंबोज ने कहा कि परिषद में अभी भी वर्तमान भू राजनीतिक परिदृश्य नहीं दिखता है। इसके उलट कई दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों ने परिवर्तन और अनुकूलन के लिए प्रयास किए। सुरक्षा परिषद को इससे अलग रखने का कोई कारण नहीं है। रुचिरा कंबोज ने कहा कि सुरक्षा परिषद सुधार जितना अधिक समय तक रुका रहेगा, प्रतिनिधित्व उतना ही ज्यादा घटेगा और प्रतिनिधित्व ही इसकी वैधता और प्रभावशीलता के लिए एक अपरिहार्य पूर्व शर्त है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार और भारत को स्थायी सदस्यता की लंबे समय से उठ रही मांग का ब्रिटेन भी समर्थन करता है। यूएन में ब्रिटेन के स्थायी प्रतिनिधि बारबरा वुडवर्ड ने भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील के लिए नई स्थायी सीटों की मांग की है। यूएन में ब्रिटेन की स्थायी प्रतिनिधि बारबरा वुडवर्ड ने कहा कि ब्रिटेन लंबे समय से सुरक्षा परिषद के विस्तार की मांग कर रहा है। हम भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील के लिए नई स्थायी सीटों की व्यवस्था के साथ साथ स्थायी अफ्रीका के स्थायी प्रतिनिधित्व का भी समर्थन करते हैं। सीरिया के विदेश मंत्री फैसल मेकदाद भारत दौरे पर हैं। अपनी यात्रा के दौरान विदेश मंत्री फैसल मेकदाद ने आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ मुलाकात की। सीरिया के विदेश मंत्री शाम को अपने समकक्ष डॉक्टर एस जयशंकर के साथ भी मुलाकात कर चुके हैं। केंद्र सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल का मसौदा जारी कर दिया है। मसौदे के अनुसार व्यक्तिगत डेटा उल्लंघन का अर्थ किसी भी अनाधिकृत प्रसंस्करण से है। डेटा प्रोटेक्शन बिल का ड्राफ्ट आईटी मंत्रालय ने जारी किया है। उत्तराखंड के चमोली जनपद के जोशीमठ ब्लॉक में उर्गम-पला जखोला मार्ग पर आज शुक्रवार को दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। उर्गम घाटी में निर्माणाधीन उर्गम-पल्ला जखोला मोटर मार्ग पर शुक्रवार को पल्ला गांव के समीप मैक्स करीब 500 मीटर गहरी खाई में गिर गई। इसमें सवार 12 लोगों की मौत हो गई जबकि 5 लोग घायल हैं। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि मौजूदा रबी मौसम में किसानों की जरूरतें पूरी करने के लिए देश में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं। तमिलनाडु के त्रिची और राजस्थान में उर्वरकों की कोई कमी नहीं है। केंद्र सरकार ने कहा है कि मीडिया की खबरें तथ्यों पर आधारित नहीं है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सभी राज्यों की जरूरत के मुताबिक यूरिया, डीएपी और पोटाश सहित सभी तरह के उर्वरक उपलब्ध करा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने देश में मेडिकल शिक्षा की सीटों में वृद्धि होने पर खुशी जाहिर की है। मनसुख मंडाविया ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व के कारण पिछले 8 वर्षों में मेडिकल शिक्षा की सीटों में काफी सुधार हुआ है। रेजांगला की लड़ाई के हीरक जयंती समारोह में फायर एंड फ्यूरी जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद्य सेन गुप्ता, यूनिफॉर्म फोर्सेज जीओसी मेजर जनरल वी हरिहरन, 14 कॉर्प्स चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल एमएस मोखा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। रक्षा सचिव गिरिधर ने चुशुल के पास अहीर धाम में युद्ध स्मारक पर रेजांगला युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। संयुक्त राज्य अमेरिका के नौसेना सचिव कार्लोस डेल टोरो भारत के दौरे पर हैं। कार्लोस डेल टोरो ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर शहीदों को माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार आज से नेपाल के 5 दिन के दौरे पर हैं। नेपाल के चुनाव आयोग ने आगामी प्रतिनिधि सभा और प्रांतीय विधानसभा चुनाव के लिए भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया है। एलपीजी सिलेंडर पर जल्द ही क्यूआर कोड अंकित होगा, जिससे इसका प्रबंधन करने में मदद मिलेगी। मौजूदा सिलेंडरों पर क्यूआर कोड चिपकाया जाएगा, जबकि नए पर इसे जोड़ दिया जाएगा। क्यूआर कोड की व्यवस्था शुरू होने से सिलेंडरों की चोरी और अन्य समस्याओं का समाधान करने में मदद मिलेगी और गोदामों में बेहतर प्रबंधन होगा। तमिलनाडु के तांबरम वायुसेना स्टेशन पर आज पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। तांबरम वायुसेना स्टेशन से विभिन्न तकनीकी ट्रेडों के वायु योद्धाओं की पासिंग आउट परेड आयोजित हुई। तांबरम वायुसेना स्टेशन पर एयर कमांडर विपुल सिंह ने परेड की सलामी ग्रहण की। तमिलनाडु में कन्याकुमारी जिले के नागरकोइल और मदुरई में डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैंप का आयोजन किया गया। केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों ने कहा है कि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की पहल पेंशन प्रक्रियाओं से निपटने में अत्यधिक लाभकारी साबित हुई है। केरल में भी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैंप शुरू हो गए हैं। केरल के त्रिशूर में डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैंप का आयोजन किया गया। ये कैंप पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग और एसबीआई द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया।
पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने पेंशनरों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की पहल शुरू की है। भारतीय स्टेट बैंक ने गुवाहाटी में अपनी नई गुवाहाटी शाखा में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। अब पेंशनभोगी अपना जीवन प्रमाण पत्र एक मोबाइल ऐप के माध्यम से जमा कर सकेंगे। महाराष्ट्र के खोपोली इलाके के पास मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर आज सुबह एक कार के दूसरे वाहन से टकराने से 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें से 4 की मौके पर ही मौत हो गई थी और एक की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। घायलों को कामोठे के MGM अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुप्रीम कोर्ट लंबित ट्रांसफर पिटीशन और जमानत याचिकाओं के लिए सुप्रीम कोर्ट की हर बेंच हर दिन 10 ट्रांसफर पिटीशन और 10 जमानत याचिकाओं की सुनवाई करेगी। CJI जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि सभी जजों की मीटिंग में सर्वसम्मति से ये फैसला किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति SK कौल ने शुक्रवार को ED निदेशक के लिए 5 साल तक के विस्तार की अनुमति देने वाले संशोधित कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई से खुद को अलग कर दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2018 के एल्गार परिषद मामले में गिरफ्तार किए गए प्रोफेसर आनंद तेलतुंबडे को जमानत दे दी है। हालांकि NIA के वकील संदेश पाटिल की अपील पर कोर्ट ने आदेश पर 1 सप्ताह के लिए रोक लगा दी है। एजेंसी ने ये समय इसलिए मांगा ताकि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सके। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी के खिलाफ दर्ज गैंगस्टर केस के खिलाफ याचिका पर फैसला सुरक्षित कर लिया है। न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति शिवशंकर प्रसाद की खंडपीठ ने सुनवाई की। बाजार में सेंसेक्स आज 87 अंक टूटकर 61,663 अंक के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 36 अंक गिरकर 18,307 के स्तर पर बंद हुआ। घरेलू शेयर बाजार में कमजोर रुख के बीच अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में शुक्रवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 6 पैसे टूटकर 81.70 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। अंतर्राष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट क्रूड ऑयल का भाव 0.59% की गिरावट के साथ $89.25 प्रति बैरल पहुंच गया है। वहीं WTI क्रूड का भाव 0.39% की गिरावट के साथ $81.32 प्रति बैरल पहुंच गया है। RBI ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी यानी सितंबर तिमाही में 6.1 से लेकर 6.3% की दर से बढ़ सकती है। जियो ने नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद में शुरू की 5G सेवा। रिलायंस जियो ने कहा है कि वो दिल्ली के बाद अब गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और दिल्ली NCR एरिया में 5G सेवाएं देने वाली पहली कंपनी बन गई है। ट्विटर पर ब्लू सब्सक्रिप्शन खरीदने के लिए 90 दिनों का इंतजार करना होगा। कंपनी ने कहा कि इससे धोखाधड़ी और फर्जी अकाउंट्स पर नजर रखी जा सके। पिछले 1 साल में फेसबुक और इंस्टाग्राम खातों को हाईजैक करने के लिए मेटा ने कथित तौर पर 2 दर्जन से अधिक कर्मचारियों को निकाल दिया। ईरान में प्रदर्शनकारियों ने 1979 की इस्लामिक क्रांति के संस्थापक अयातुल्लाह खोमैनी के पुराने घर को आग के हवाले कर दिया है। अयातुल्लाह खोमैनी को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके घर को एक संग्रहालय में बदल दिया गया था। जलते हुए संग्रहालय के सामने प्रदर्शनकारी दमनकारी शासन को खत्म करने के लिए नारे लगाते हुए दिखाई दिए। नेपाल में संघीय संसद के 275 सदस्यों और 7 प्रांतीय विधानसभाओं की 550 सीटों के लिए 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। नेपाल में आम चुनाव के लिए होने वाली वोटिंग के लिए चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। 20 नवंबर को नेपाल के लोग 11वीं बार सरकार का गठन करने के लिए मतदान करेंगे। उत्तर कोरिया ने आज फिर अपने पूर्वी समुद्री तट की ओर कम दूरी की एक बैलिस्टिक मिसाइल दागकर फिर से सनसनी पैदा कर दी। दक्षिण कोरिया के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ किम जोन रॉक ने कहा कि उत्तर कोरिया के पूर्वी तट पर शुक्रवार सुबह एक बैलिस्टिक मिसाइल के प्रक्षेपण करने के बारे में पता चला। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने उत्तर कोरिया के इस कदम को निश्चित रूप से अस्वीकार्य करार दिया है। फुमियो किशिदा ने कहा, इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। एपेक शिखर सम्मेलन में शिरकत करने बैंकॉक पहुंची अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने अपने सहयोगी देशों जापान, दक्षिण कोरिया, कनाडा और न्यूजीलैंड के नेताओं के साथ आपात बैठक कर उत्तर कोरिया की इस कार्रवाई को संयुक्त राष्ट्र के कई प्रस्तावों का खुला उल्लंघन बताया। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हो रहे एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन में थाईलैंड के प्रधानमंत्री प्रयुत चान-ओ-चा ने वैश्विक नेताओं से यूक्रेन और उत्तर कोरिया जैसे भू राजनीतिक तनाव के बीच समग्र आर्थिक विकास को बनाए रखने का आह्वान किया। वहीं कुछ प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री प्रयुत चान-ओ-चा को हटाने और थाईलैंड के सख्त शाही मानहानि कानूनों को समाप्त करने की मांग करते नजर आए। प्रदर्शनकारी एपेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले नेताओं को एक पत्र देना चाहते हैं।
अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने कांग्रेस में डेमोक्रेटिक नेतृत्व के लिए फिर से चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है। नैन्सी पेलोसी ने कहा कि डेमोक्रेटिक कॉकस का नेतृत्व करने के लिए नई पीढ़ी को मौका देने का समय आ चुका है। ट्विटर ने कर्मचारियों को एलन मस्क के हार्डकोर काम करने के संदेश के बाद कंपनी में कई लोगों ने इस्तीफा दे दिया है। मस्क के आने से पहले कंपनी के 7,500 पूर्णकालिक कर्मचारी थे, जिनमें से अब सिर्फ करीब आधे बाकी रह गए हैं। जापान में उपभोक्ता कीमतें अक्टूबर में पिछले साल की तुलना में 3.6% बढ़ गई हैं, जिससे उपभोक्ता कीमतें 40 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 T20 मैच की सीरीज का पहला मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया है। मैच में एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी। रविवार को सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जाएगा। 20 नवंबर को वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे है। इस मौके पर यूनिसेफ द्वारा दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सचिन तेंदुलकर की उपस्थिति में इस कार्यक्रम में खेल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों को बताया गया। भारत की टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा ने ITTF ATTU एशियाई कप में एक बड़ा उलटफेर कर दिया है। मनिका ने दुनिया की 7वें नंबर की चेन जिंगटोंग को शिकस्त दी। विश्व में 39वें नंबर के खिलाड़ी जी सांतियान को हार का सामना करना पड़ा। सांतियान को जापान के 5वीं वरीयता प्राप्त युकिया उडा से 3-4 से शिकस्त दी। भारतीय ग्रैंडमास्टर अर्जुन एरिगेसी ने लगातार 3 हार के बाद मेल्ट वाटर चैंपियंस टूर शतरंज टूर्नामेंट में पहली जीत दर्ज की। एरिगेसी ने अजरबैजान के शाखरियार मामेदयारोव को 3-1 से हराया। एक अन्य भारतीय प्रज्ञानानंदा को हार का सामना करना पड़ा है। पिछले मुकाबले में जीत हासिल करने वाले प्रज्ञानानंदा को अमेरिका के GM वेस्ली से 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज ने ATP टूर फाइनल्स के अंतिम 4 में स्थान बना लिया है। फ्रिट्ज ने फेलिक्स ऑगर को 7-6, 6-7, 6-2 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। सेमीफाइनल की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुके राफेल नडाल ने नॉर्वे के कैस्पर रूड को शिकस्त देने में कामयाबी हासिल की। नडाल ने कैस्पर रूड को 7-5, 7-5 से शिकस्त दी। ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन राफेल नडाल ने नोवाक जोकोविच को ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा वीजा दिए जाने के फैसले का स्वागत किया है। वीजा मिलने के बाद जोकोविच अगले साल इस प्रतियोगिता में खिताब के प्रबल दावेदार हैं। पुर्तगाल के स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इस साल सऊदी अरब के एक क्लब के 305 मिलियन पाउंड की डील को अस्वीकार कर दिया था। उन्होंने ये बात एक टीवी शो पर दिए गए इंटरव्यू में कही। मुंबई सिटी FC ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए इंडियन सुपर लीग में बेंगलुरु FC की मजबूत टीम को 4-0 से हरा दिया है। मुंबई ने इस जीत से 7 मैचों में 15 अंक के साथ अपना दूसरा स्थान बरकरार रखा। फुटबॉल विश्व कप से पहले सेनेगल की टीम को एक बड़ा झटका लगा है। टीम के स्टार खिलाड़ी सादियो माने चोट के कारण विश्व कप से बाहर हो गए हैं। माने को पिछले हफ्ते बायर्न की ओर से खेलते हुए पैर में चोट लगी थी। दोहा फुटबॉल विश्व कप को लेकर तैयार है। ऐसे में तैयारी हर ओर से है। इस कड़ी में दोहा मेट्रो भी पीछे नहीं है। बाहर से आने वाले फुटबॉल प्रेमियों के लिए दोहा मेट्रो मंजिल तक पहुंचाने में बेहद खास साबित हो सकती है। कतर में फुटबॉल विश्व कप के लिए हाइट नाइट क्लब भी दर्शकों के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। इस क्लब को कतर का पहला मेगा क्लब कहा जा रहा है। इस क्लब में अंतर्राष्ट्रीय क्लब्स की तमाम सुविधाएं देखने को मिलेंगी। फ्रांस के थियो क्यूरिन पहले पैरालंपिक एथलीट बन गए हैं, जिन्होंने 57 किलोमीटर लंबी सेंता फी कोरोंदा मैराथन पूरी की है। ये 35.4 मील लंबी दूरी उन्होंने 9 घंटे तक तैराकी करने के बाद पूरी की। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पर बन रही बायोपिक मैं रहूं या ना रहूं, ये देश रहना चाहिए अटल बन रही है, जिसमें अभिनेता पंकज त्रिपाठी वाजपेयी का किरदार निभाएंगे। रणदीप हुड्डा अभिनीत OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर वेब सीरीज कैट का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। ये वेब सीरीज ड्रग तस्करी की कहानी पर आधारित है, जिसमें रणदीप मेन कैरेक्टर में है। साउथ सिनेमा के दिग्गज डायरेक्टर मणिरत्नम की फिल्म पोन्नियन सेल्वन 1 फिल्म ने अब तक दुनिया भर में 500 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर दी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज के साथ। नमस्कार।